करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम जिस हस्ती से रूबरू करना चाहते हैं वो हस्ती लगभग 30 साल से अपनी पेन लेकर राइटिंग भी कर रही है और साहित्य में सबसे जो बड़ा अंग होता है समीक्षा, तो केवल समीक्षा ही नहीं, तो साहित्य के लिए जो सौंदर्य शास्त्र होना चाहिए उस सौंदर्य शास्त्र पर जिन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, जो मैं वो किताब आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहता हूँ। लगभग कॉमरेड का बक्सा है और ये उनकी जो किताब है सत्ता, संस्कृति और दलित सौंदर्य शास्त्र, यह बहुत अहम विषय होता है कि इसमें काफी एक फिलॉसफी को लेकर ये विषय चलता है। और तीसरी उनकी किताब है अन्यायिका, के दलित लेखक के रूप में वो जाने जाते हैं और पेशे से तो वो वैसे प्रोफेसर है, लेकिन 4 साल से या लगभग 5-6 साल से उन्होंने एक संकल्पना जारी की है, दलित लिटरेचर फेस्टिवल। तो हम देखते हैं कि दिल्ली में वो मनवाते हैं दलित लिटरेचर फेस्टिवल। तो हाल ही में एक चौथा लिटरेचर फेस्टिवल दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में वो इस महीने के आखिरी दिन 28 फरवरी और 1 मार्च को 2 दिन के लिए वो महोत्सव हो रहा है। उसके कुछ अंश हम आपको यहाँ पर पर्दे पे दर्शकों के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। आज के मान्यवर हमारे अतिथि है माननीय सूरज बड़तिया सर। सर जी, सूरज बड़तिया सर, आपका जी नमस्कार। जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन आपने किया है कि इस साल जो आप चौथा दलित फेस्टिवल जो मना रहे लिटरेचर फेस्टिवल, और उसका जो घोष वाक्य है जो कि दलित साहित्य से ही विश्व शांति संभव है, तो ये बहुत अपने आप में एक अहम बात है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि दलित लिटरेचर फेस्टिवल हो, यह संकल्पना आपके मन में सबसे पहले कब और क्यों आई? थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाऊंगा मैं बताने के लिए, क्योंकि दिल्ली में दलित लेखक संघ था और हम लोग उसमें एक्टिव रहते थे। उसके बाद कुछ ऐसे हालात बने कि हमें लगा कि कुछ इस तरह की काम किया जाए और सांगठनिक रूप से जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको जोड़ा जाए। तो हमने फिर एक अंबेडकरवादी लेखक संघ बनाया। तो ये लगभग बात होगी 2014 के आसपास की। कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, यंग जनरेशंस थी लिखने पढ़ने वालों की, जो अपने अपने घर में छिटक कर बैठ गए थे, तो उनको जोड़ा। और उसके बाद हम कुछ कुछ कार्यक्रम दलित साहित्य को लेकर करते रहे। जो नई किताबें आती थी उनको विमोचन करते थे, जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अलग अलग जो जगह थी वहां करते रहे। उसी समय पर कुछ प्रादेशिक स्तर पर और जगह जगह पर लिटरेचर फेस्टिवल होने लगे। बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स हमें दिखाई दिए और तब ये एक समझ में आने लगा कि पहले साहित्य जो था वो ऐसा मुख्य धारा में आता नहीं था, बाजार के रूप में एक उत्पाद नहीं था। लेकिन हमने देखा कि बाजार के रूप में भी एक उत्पाद जब साहित्य को बनाने की कोशिश से हुई, तो ये लगा कि अब जो है ये अभी तो शुरुआत है और साहित्य के साथ साथ ये जितने भी वंचित समुदाय का साहित्य है ये भी उत्पाद में तब्दील होगा। इसके को काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो ये संकल्पना के साथ 2016-17 में हम लोगों ने ये सोचा कि इनिशियल स्टेज पे क्या किया जाए इसमें। तो 2018 में हमने सोचा कि हम इसको करेंगे और हम लोग जो है मैं और 1-2 लोग साथी थे, लाहौर गए और डलहौजी में कुछ गोष्ठियां थी, कार्यशालाएं थी, वहां गए और लाहौर में गए। तो ये संकल्पना फिर धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगी और 2019 में फिर हमने ये तय किया कि जो है हम दलित साहित्य महोत्सव करें या दलित लिटरेचर फेस्टिवल करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नाम को लेकर। तो ये था कि दलित साहित्य महोत्सव करेंगे तो ये फिर एक हिंदी क्षेत्र तक सीमित रहेगा। जो नॉन हिंदी क्षेत्र है उत्तर भारत के अलावा अलग अलग प्रदेश हैं भारत की सभी भाषाओं में दलित साहित्य लिखा जाता है। तो फिर ये हुआ कि इसको हम दलित लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में करेंगे। और फिर एक उस संकल्पना के साथ में हमने एक बड़ी टीम हमारे साथ में जुड़ी और 3-4 फरवरी को, संभवतः 3-4 फरवरी ही रहा होगा 2019 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज में हमने ये पहला आयोजन किया। और ये इतना सफल था कि 4-5 हजार लोग जो है, हमें उम्मीद नहीं थी कि 4-5 हजार लोग इसमें शामिल होंगे।
क्योंकि हमने किसी को किराया नहीं दिया। हमने ये कहा कि हम किराया नहीं दे पाएँगे किसी को, क्योंकि बहुत छोटा-सा संगठन है, अपनी पॉकेट से हम ये कर रहे हैं और आप आइए इसमें शामिल होइए, हम रहने की, खाने की व्यवस्था करेंगे। तो उस रूप में फिर ये कर पाए और लगा कि इसको हम जो है निरंतर कर सकते हैं। तो ऐसे एक आइडिया, एक विचार जो था, एक विचार, एक कहें कि एक आंदोलन और के रूप में एक शेप लेने लगा, और हमारे सामने ये है जो हम चौथे तक पहुँच पाए हैं हम इसमें। बिल्कुल। लेकिन सर इसी के साथ-साथ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जुड़कर, दलित लिटरेचर फेस्टिवल जो कि भारत की किसी भी भाषा में हो, जो साहित्य लिखा जाता है, दलित साहित्य, तो उस साहित्य को लेकर ये फेस्टिवल मना रहे हैं। लेकिन जहां तक आपका दलित का जो कंसेप्ट है, वो काफी ज्यादा व्यापक है। जैसे कि दलित ये शब्द जातिवाचक भी हो सकता है, लेकिन आपने उसको एक प्रवर्ग में तब्दील किया है। तो सही मायने में ये क्या हुए दलित लिटरेचर फेस्टिवल, ये ने पूरे बहुजन समाज का ये फेस्टिवल है क्या, कास्ट बेस पर ये दलित समुदाय का ही है? हाँ। निश्चित तौर पे क्या है? हाँ, ये जब हम इसकी संकल्पना रच रहे थे तो ये था कि क्या हम इसको दलित समुदाय तक सीमित करें, या जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक इस तरह की संकल्पना दी, या इस तरह का थ्योरेटिकल काम था उनका। तो उन्होंने ये बताया कि वंचित समुदाय, एक शब्द था वंचित समुदाय। तो वंचित समुदाय के रूप में हमें ये महसूस हुआ कि सिर्फ इसको हम दलित तक सीमित नहीं करेंगे, इसको हम जो है दलित है, आदिवासी है, महिला है, घुमंतु समुदाय है, पसमानदा मुस्लिम्स हैं, दलित ईसाई हैं, हिजड़ा समुदाय है। तो इन सारे सबको लेकर जो है हम जो है दलित एक अम्ब्रेला बने, एक छाता बने, और जितने भी वंचित समुदाय हैं भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में नहीं, ये वैश्विक संदर्भ में भी था, इसको हम लेके गए, जिसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप हमारा कॉन्सेप्ट नोट पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट नोट में ही हमने दिया है कि दलित से हमारा मतलब क्या है। तो ये जितने भी वंचित समुदाय थे ये हमने रखा, उसके साथ में हमने रखा कि भारत के संदर्भ में जो मजदूर है, जो गरीब है, उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें वंचित मोर देन 80% से ज्यादा जो वंचित समुदाय ही है गरीब यहाँ पर भारत में। तो सबको सामाजिक न्याय चाहिए, सब जो है असमानता और भेदभाव का ध्वंस करते हैं। तो इसलिए हमने इस दलित की परिभाषा को अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की, और ये संकल्पना लेकर आए कि जितने भी भारत में वंचित समुदाय हैं, इस दलित शब्द या दलित अम्ब्रेला के नीचे आ सकते हैं, और हम करते भी ये हैं। हम जो है जितने भी सत्र हम करते हैं, उस सत्रों में अलग-अलग भाषाओं से और अलग भारत की सभी वंचित समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है होता है। और मैं शायद ये कहना चाहता हूँ कि संभवतः भारत में ये पहला आयोजन ऐसा है दलित लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि हर साल होता है, और लगभग 4 साल से लगातार हो रहा है, और सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये किसी के स्पॉन्सरशिप से नहीं होता, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है ये, आंदोलन है ये। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर अभी ये जो फेस्टिवल है कि जिसका आपने घोषणा भी करके रखा है कि दलित साहित्य से ही विश्व शांति संभव है, जबकि हालात ऐसे है कि देश के अंदर आज दलितों के ऊपर काफी अन्याय अत्याचार इस समय में हो भी रहे हैं, और हो सकता है कि इस समय में कुछ हद तक वो बढ़ भी गए हैं। ऐसे में भारत में एक दलित साहित्य शांति प्रस्थापित करे, इसके बजाय विश्व शांति प्रस्थापित की ओर आप कैसे कदम बढ़ा रहे हैं? इस संकल्पना के पीछे क्या सोच रही है? ये जैसे हमने जब पहला दलित साहित्य महोत्सव 2019 में किया था, तो उसका जो एक थीम था कि दलित साहित्य से एक बेहतर दुनिया संभव है। तो ये पहला और दूसरा जो था, ये उस जो हमारा थीम था, पहला और दूसरा दलित लिटरेचर फेस्टिवल में हमारा थीम था ये। उसके बाद जो तीसरा जो दलित लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, उसमें हमारा थीम जो था कि दलित साहित्य से बेहतर दुनिया के साथ-साथ दलित साहित्य से एक एक परिवर्तनकारी जो माहौल बन सकता है, हम उसको लेकर आए। और चौथे में हम ये लेकर आए कि दलित साहित्य से विश्व शांति संभव है। मुझे लगता है कि अगर जब आप विश्व शांति की बात करते हैं, तो विश्व शांति, भारत जो है पूरे विश्व से अलग नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर तो जो है, जो थियरी है उनकी, जो सिद्धांत है उनकी, वो अहिंसा पर आधारित है, न्याय पर आधारित है, समता पर आधारित है। अगर किसी समाज के अंदर न्याय, समता, बंधुत्व, अगर ये सारे जो मूल्य हैं, अगर ये मूल्य जो है उस समाज के अंदर अगर रोप दिए जाएं,
या उनके आधार पर किसी समाज का संचालन किया जाए, तो मुझे लगता है कि एक संकल्पना बड़ी हो सकती है कि दलित साहित्य जो एक ऐसा साहित्य है जो किसी तरह की हिंसात्मक चीजों को सपोर्ट नहीं करता, किसी तरह के अन्याय को सपोर्ट नहीं करता, किसी तरह के भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता। आप देखेंगे कि ये दुनिया का शायद अलग तरह का पहला साहित्य है जो एक नए तरह की संकल्पना को लेकर आता है, शांति की संकल्पना को लेकर आता है कि बेहतर दुनिया तभी संभव है जब पूरा समाज शांत होगा, समानता का जो है मूल्य लेकर चलेगा, बंधुत्व का मूल्य लेकर चलेगा, और ये सारी की सारी संकल्पना आपको दलित साहित्य के अंदर दिखती है। और मुझे लगता है कि गहरे रूप से अगर इस वंचित दलित के साथ साथ पूरे वंचित समुदाय को आप देखें, तो हमने ये भी इस पर बात की कि पर्यावरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा दलित साहित्य के अंदर से निकलता है। आप देखेंगे कि पर्यावरण को बेहतर बनाने को लेकर जितना भी आप दलित साहित्य का अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे पर्यावरण वहां पर एक बड़ा मुद्दा है, और बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य पर्यावरण पर भी है। लोगों को बहुत कम मालूम होता है कि पर्यावरण को लेकर वो बहुत सचेत थे। उसी तरीके से दलित राइटिंग करने वाले लेखक भी पर्यावरण को बेहतर बनाने को लेकर बड़े सचेत हैं। तो बहुत सारे इश्यू, बहुत सारी ऐसी चीजें आप दलित साहित्य में ढूंढ सकते हैं जिसकी आज समाज को, भारतीय समाज को नहीं, पूरी दुनिया के समाज को उसकी आवश्यकता है। दलित लिटरेचर फेस्टिवल में जो साहित्यिक जो है, लेखक है या विचारक है, तो पूरे देश से वो आते हैं, अलग अलग भाषाओं से। लेकिन दलित साहित्य का अगर हम देखें, मूलता स्वरूप जो है किसी भी स्टेट से हो, किसी भी भाषा में हो, वो खासतौर पे दलितों के खिलाफ जो अन्याय और अत्याचार होते हैं उसको एक कथा के बीज में या एक उपन्यास के बीज में या किसी नाटक के बीज में या कविताओं में उसको बोया जाता है। तो खासतौर पे अन्याय अत्याचार के खिलाफ ये एक तरह से विद्रोह की आवाज होती है या एक आवाज उठी होती है जो साहित्य में होती है। लेकिन दलित लिटरेचर फेस्टिवल में इसका क्या स्वरूप होता है, ये साहित्य का जो अलग अलग भाषाओं से आता है? जी, मैं इसको पहले स्पष्ट कर दूं कि दलित साहित्य जो है ना, विद्रोह वाला ज्यादा मुझे लगता है। विद्रोह की चीजें उसमें उतनी मुझे नहीं दिखाई देती। वो उसमें जो ज्यादा दिखाई देता है कि भारतीय समाज में जो भेदभाव है, भारतीय समाज में जो अन्याय है, भारतीय समाज में जो असमानता है, वो सारी की सारी चीज जो है दलित साहित्य के अंदर शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। एक चीज तो ये है, एक समानांतर समाज, बेहतर समाज कैसा हो, दलित साहित्य जो है उसके उसके माध्यम से आता है। और लगभग सभी भाषाओं के साहित्य में ये सारी चीजें हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी प्रदेश का दलित साहित्य जो है केरला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी से अलग है। वही सारी चीजें जो है आप उसके अंदर देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ हिंदी का दलित साहित्य महोत्सव ना बने, दलित लिटरेचर फेस्टिवल ना बने। इसमें अलग अलग भाषाओं के प्रतिनिधि आने चाहिए। जैसे नामदेव ढसाल की कविता है, अभी महाराष्ट्र से कुछ लोग आएंगे, कुछ साथी आएंगे महाराष्ट्र से, नामदेव ढसाल की कविताओं का गायन करेंगे मंच से, और वो लोगों के सामने जाएगा। तो एक मराठी का साहित्य जो है हिंदी में आएगा, वो कविताएं हिंदी में आएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि दक्षिण भारत से, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ से हमारे दोस्त आएंगे, और वहां पर जो है हम अलग अलग भाषाओं के सत्र रखते हैं। पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, और राजस्थानी, हरियाणवी। तो ये अलग अलग भाषाओं के सत्र होते हैं जहां पर क्या नई तरह की रचनाएं आ रही हैं, या उन रचनाओं में किस तरह की चीजें आती हैं, तो उसको लोग जो है वहां पर बताएं। और वो जो है एक तरह का समानांतर और वैकल्पिक जो दुनिया हो सकती है साहित्य के माध्यम से, वो वहां पर सबके सामने रखी जाती है। दूसरा ये होता है कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, और अलग अलग भाषाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर होते हैं, वहां आते हैं लोग और उसको प्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज, हम नाटक करते हैं, नाटक के माध्यम से ये सारी चीजें आती हैं। चौथी चीज जो जो क्या कहेंगे उसको, कि जो लोक कलाएं हैं, लोक कलाएं जो लुप्त होती जा रही है। लोक कलाओं में अगर आप देखेंगे कि तो या तो आदिवासी हैं, या दलित हैं, या वंचित समुदाय के सभी वर्ग हैं, उन लोक कलाओं की प्रदर्शनी वहां पर लगाई जाती है। एक पुस्तक मेला होता है जिसमें अलग अलग भाषा की, इस बार आपके यहाँ मुंबई से भी एक प्रकाशक महोदय आएंगे और वो अपना मराठी का साहित्य लगाएंगे। तो इस तरह का होता है नाच गाना, शैक्षणिक, एकेडमिक सारी काम, इस तरह से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको एक मजेदार चीज ये बता दूं कि लोगों से हम चंदा लेते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि हम सहयोग लेते हैं। लोग आते हैं, कूपन खरीदते हैं, खाना खाते हैं, और इसमें अपनी जो है प्रतिभागिता करते हैं, सहभागिता करते हैं।
तो लोगों के सहयोग से हो पाता है। और मैं आपके मन से ये कहना चाहता हूं बड़े खुले मन से कि स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता नहीं होती है अगर लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आप अपनी विश्वसनीयता कायम करते हैं कि आपके ऊपर भरोसा है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो लोग जो है खुले मन से सहयोग देते हैं। और बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है, आपस में सहयोग करते हैं, लोगों से 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए लेके, और जिसको हम जो है संभाल कर रखते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से हुआ। तो शायद ये पहला आयोजन होगा पूरे भारत में जहां पर बिना किसी के स्पॉन्सरशिप के लोगों के सहभागिता से संभव कर पाते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है, चौथा फेस्टिवल, और उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना भी चाहता हूँ। आप केवल एक अम्ब्रेला जो है दलित लिटरेचर फेस्टिवल का, जो अम्ब्रेला आपके नेतृत्व में या आपकी संकल्पना से जिसका जन्म हुआ है, तो उससे पहले आप एक चिंतक भी हो और दलित साहित्य को लेकर आपने सौंदर्य शास्त्र की भी बात रखी है। दलित लेखक जो होते हैं उन्होंने आपने नामदेव ढसाल साहब का भी यहाँ पर जिक्र किया। दलित साहित्य में बहुत पैमाने पे यह माना गया कि सौंदर्य शास्त्र को मानना या न मानना, ये विवाद चलता रहा, लेकिन आपने सौंदर्य शास्त्र को उठाया है। और दलित सौंदर्य शास्त्र को अगर उठाया है तो इस दलित फेस्टिवल में आप उसकी पहल कैसे देखते हो? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो है ना, जो पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र है, जिसको हम कहते हैं कि संस्कृत का सौंदर्य शास्त्र है, वो बहुत अलग तरीके का एकेडमिक तरीके से है। तो और जब दलित जो समुदाय के लोग थे या वंचित समुदाय के लोग थे, जब इन्होंने अपना लेखन शुरू किया, तो पहले तो ये कहा गया कि दलित जैसा साहित्य कुछ होता नहीं है, आप साहित्य की श्रेणियां क्यों बना रहे हैं, आप साहित्य को बांट क्यों रहे हैं। तो फिर हमारा ये जवाब ये था कि जब समाज जो है वर्गों में बटा है, समाज में बटा है, जातियों में बटा है, तो वो जो है समाज का जो है दर्पण ही तो होता है साहित्य। जो समाज में मौजूद है साहित्य में वही सब आएगा। तो जब वही सब आने लगा तो पहला तर्क इन्होंने दिया कि नहीं नहीं, इसको साहित्य नहीं मानेंगे। जब वो थोड़ा सा एस्टेब्लिश होकर लोगों तक आने लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम जो है पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इसके अंदर कविताओं में अलंकार नहीं है, इसकी भाषा जो है बहुत अलग तरह की है, जो कि बहुत अकेडमिक किस्म की भाषा नहीं है। इसके जो सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से ये साहित्य जो है कहीं ठहरता नहीं है, अभी इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर ये लिखने की नौबत ये आई कि कोई भी साहित्य जो होता है वो अपना सौंदर्य शास्त्र खुद गढ़ता है। गढ़े हुए बने हुए सौंदर्य शास्त्र से नए तरह के साहित्य का आप मूल्यांकन करेंगे तो ये बेईमानी है, ये बेईमानी है, और इस बेईमानी का पर्दाफाश हमें करना पड़ेगा। हमने ये बताया कि आपका जो साहित्य है वो लोक साहित्य नहीं है, वो जन साहित्य नहीं है, वो खास तरह के वर्ग विशेष के लिए लिखा गया, छोटे से तबके के लिए लिखा गया साहित्य। लेकिन असली में जो भारत में भारतीय साहित्य है, भारतीय लोक साहित्य है, वो दलित साहित्य है। आप ये मत कहिए कि इसकी अंतर्वस्तु जिसका कंटेंट है बहुत कमजोर है। भाई कंटेंट आपके सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि है ना, जो पारंपरिक, उसके लिए कमजोर होगा। लेकिन ये व्यथा है, ये जो दर्द है, ये जो अन्याय है, ये जो भेदभाव है, ये भारतीय समाज में बहुत पुराना है, ये कहीं दर्ज नहीं होता था। अब दलित समुदाय के और वंचित समुदाय के लोग जो थोड़े से पढ़ लिख कर आए, तो उन्होंने कहा कि हम अपने समुदाय की गाथा को लिखेंगे। आपने कहा नहीं, आप मत लिखिए, मैं लिखूंगा। इनका फिर तर्क ये आया, अच्छा ठीक है, आपके ऊपर हम लिख लेते हैं, आप मत लिखिए। तो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह के साहित्य को सामने लाया जाए। फिर हमने सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से ये बताया कि हमारे सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि में आपका साहित्य जो है वो सवर्णवादी साहित्य है, थोड़े से तबके के लिए लिखा गया साहित्य है, हम आपके साहित्य को साहित्य नहीं मानते हैं। फिर उन्होंने नया तर्क दे दिया कि सहानुभूति स्वानुभूति वाला कर लीजिए, है ना, कि अच्छा हमारे को भी शामिल कीजिए। मैं ये कहता हूं कि आप अपना साहित्य लिख लीजिए, आप उसको पढ़ लीजिए। हमें भारतीय समाज का जो सच है, जो दर्द है, जो अन्याय है, जो भेदभाव है, उसको लिखने दीजिए। उसको लिखने में परेशानी क्या है? हम तो बुद्ध की करुणा का विस्तार करते हैं, हम तो बाबा साहब की जो समझ है, सोच है, उसका विस्तार करते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं लिख रहे हैं, हम आपके विरोध में नहीं लिख रहे हैं। आप अपना साहित्य लिखिए, हम अपना साहित्य लिखेंगे, परेशानी क्या है? हम आपके अलंकार की दृष्टि को अपने साहित्य के अलंकार की दृष्टि से नहीं देखना चाहते। हम आपके रसवादी दृष्टि से अपने साहित्य को रसवादी दृष्टि से नहीं देखना चाहते।
हम नहीं चाहते। आपको परेशानी क्या है? आप अपने साहित्य को अलंकारवादी दृष्टि से देखें, रसवादी दृष्टि से देखें, और जितने भी साहित्य शास्त्र के आपके जो परिभाषाएं हैं ना, आप अपने साहित्य को देखिए, हमारे साहित्य को थोड़ा सा दूर कर दीजिए। हम अपना सौंदर्य शास्त्र अपने साहित्य के लिए गढ़ लेंगे। हमारी जो भाषा है, टेढ़ी मेढ़ी भाषा है, उबड़ खाबड़ भाषा है, लेकिन दुनिया के साहित्य में अगर आप देखेंगे, ये टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ जो भाषाएं हैं ना, और जो उनका साहित्य है, सही मायने में लोकवादी साहित्य वही होता है, क्योंकि उसमें लोक का दर्द है, जनता का दर्द है, जनता का आप कहेंगे कि जनता का अन्याय दर्ज है उसके अंदर। और आपके साहित्य में अन्याय थोड़ी ना है। आप साहित्य को सुख की दृष्टि से देखते हैं। हम साहित्य को मानते हैं कि हमारा जो साहित्य है वो मनुष्य बनाने वाला साहित्य है। हमारा जो साहित्य है वो संवेदनशील बनाने वाला साहित्य है। हमारा जो साहित्य है वो दुनिया को बेहतर बनाने और शांति की चीजें मूल्य रखने वाला साहित्य है। तो आप अपने सौंदर्य की दृष्टि को, प्रतिमान को अपने पास रखिए। बहुत अच्छा आपने लिखा है। अब आप हमारे दर्द को हमें बयान करने दीजिए, हम उसमें लिखेंगे। आप मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो ठीक है, पर हमें दलित साहित्य की मान्यता आपसे नहीं चाहिए। बस इतना ही तो कहना चाहते हैं, और बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं इस बात को। हम गुस्से में नहीं है, आक्रोश में भी नहीं है, हम विद्रोह भी नहीं कर रहे। हम तो बुद्ध की करुणा, बाबा साहब के समझ के साथ में एक सद्भावना, एक शांति का माहौल इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी ये जो फेस्टिवल है 28 फरवरी और 1 मार्च जो हो रहा है दिल्ली में, इससे पहले 3 फेस्टिवल हो चुके हैं। आप केवल साहित्यिक ही नहीं, चिंतक भी है और विश्लेषक भी है। अभी ये इस फेस्टिवल में, बीते 3 फेस्टिवल में आपने जो दलित लिटरेचर का फेस्टिवल देखा, तो साहित्य के पैमाने पर और उनकी कल्चर और कला, इस सारे पैमाने पर आपका गत 30 साल का अनुभव है लेखन का भी, तो ये चलते हुए आप जो क्या महसूस करते हो कि कैसे पूरे देश का जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट जो है, अलग अलग भाषा है, तो इसमें कुछ समानता आपको दिखाई देती है इस साहित्य को लेकर, जो आप कह सकते हो? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि चाहे वो भारतीय समाज हो, चाहे अश्वेतों का समाज हो, चाहे जापान के बुराकू समुदाय का समाज हो, दर्द सबका एक है। और दर्द की जो भाषा होती है, वो भाषाएं अलग अलग हो सकती है, अभिव्यक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, पर दर्द तो दर्द है ना। आप किसी भी भाषा के साहित्य को पढ़ेंगे तो अन्याय अगर है तो अन्याय आप देख सकते हैं। दलितों के साहित्य में अन्याय देख सकते हैं, और दूसरे समाज में भी अन्याय देख सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक आरोप लगा था दलित साहित्य के ऊपर कि अरे, दलित साहित्य जो लिखा जा रहा है ये एक जैसा ही है और बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मोनोटोनस कैसे हो जाएगा? दलित साहित्य लिखते हुए अगर हम पूरे भारत के अगर देखें तो मुश्किल से 40 साल आप इसको लगा सकते हैं। 40-45 साल, 50 साल लगा लीजिए, थोड़ा और पीछे ले जाएं। और इस 50 साल में जो दलित साहित्य लिखा गया, गिने चुने 15 से 20 दलितों की उपजातियों का साहित्य ही तो आया है। अभी तो सैकड़ों दलितों की उपजातियां हैं जिनका दर्द जो है अभी इस साहित्य में आना बाकी है। और वो मोनोटोनस कैसा है? कैसे? अन्याय क्या मोनोटोनस होता है? भेदभाव क्या मोनोटोनस होता है? एक रूपता होती है, एक रसता होती है। तो ये कैसे आप इसको कर सकते हैं? तो इसलिए मेरा मानना ये है कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी प्रदेश में लिखा हुआ, ये हो सकता है कि वो जो साहित्य है उसको आप ये कह सकते हैं कि भाई ये साहित्य जो है ना, इसमें एक जैसा ही है, दलितों के साथ अन्याय इस तरह से होता है। लेकिन वो अन्याय का जो प्रोसेस है, अन्याय की जो पीड़ा है, अन्याय का जो दंश झेलता है, वो आदमी लिखेगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि एक जैसा है, वो बहुत अलग तरीके से सामने आता है। तो मैं कहता हूं कि जो ये लोग कहते हैं ना मोनोटोनस है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि या बाबूराव बागुल या नामदेव ढसाल, आप इनको देखे, वो ये कहते रहे अपने साहित्य में कि कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन जो है, दलितों का जीवन जीकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि दर्द जो होता है ना, वो दर्द होता कैसे है। सिर्फ कुछ हफ्ते जीकर देख लीजिए, और ये समाज तो हजारों वर्षों से उस दर्द को झेलता आ रहा है। मैं थोड़ा सा हट के एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दलित
दलित साहित्य जो है काफी बड़े पैमाने पे हर स्टेट से, हर भाषा से उसको लिखा जा रहा है। लेकिन बात ये होती है कि उनकी मान्यताओं की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वो साहित्य सम्मेलन से, उसके अध्यक्ष पद से या उसके पुरस्कारों से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो ऐसे में दलित लेखक जो होते हैं तो कहीं ना कहीं उस मान्यता प्राप्त करने के लिए या पुरस्कार के लिए जब प्रस्थापित मंच पर चले जाते हैं तो इसके लिए आप एक फेस्टिवल के माध्यम से कोई पर्याय सोच रहे हो कि जो दलित लेखकों को एक तरह से मान्यता लगे या उनको ये लगे कि ये पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इस तरह का कोई प्रायोजन दलित लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से आप चलाना चाहते हो, चाहे भविष्य में? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि पुरस्कार देकर किसी साहित्यकार को साहित्यकार नहीं बनाया जा सकता। बहुत बहुत सामान्य सी बात है। आप ये कर सकते हैं कि पुरस्कार देके उसको उसके लेखन का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मान्यता वाली बात है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत के लेखकों को, जो दलित लेखक हैं, उनको बहुत बड़े पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार नहीं देने के बावजूद एक समानांतर एक बड़ी रेखा तो खींच दी उन्होंने। तो मान्यता, सांस्थानिक मान्यता या सरकारी मान्यता की आवश्यकता मुझे नहीं लगता चाहिए। असली मान्यता तो जो होती है साहित्य की, जिसके लिए लिखा गया है, अगर उस तबके में, उस समुदाय में वो साहित्य पढ़ा जाता है तो शायद ये सबसे बड़ी मान्यता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, 1990-95 के आसपास एक बहस चली थी कि जो है साहित्य के पाठक जो हैं कम हो रहे हैं, तो पठनीयता का संकट एक आ गया था और लगातार लेख लिखे जा रहे थे। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि हिंदी के संदर्भ में कहूं कि जब हिंदी साहित्य के सामने पठनीयता या पठनीयता का और पाठक का संकट एक पैदा हो गया था, तो अकेला दलित साहित्य था जिसने नए पाठक बनाकर मरणासन अवस्था में पहुंचे हिंदी साहित्य को बचा लिया था। सबसे बड़ा बाजार जो है ना आज भारत में साहित्य का, वो वंचित समुदाय के साहित्य का पढ़ा लिखा जाने वाला है। सबसे ज्यादा प्रकाशित होते हैं, सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। तो इससे बड़ी मान्यता और क्या चाहिए? आपके साहित्य को जो है 1000 पुस्तकें साल भर में जाती हैं और दलित साहित्य की पुस्तकें जो हैं वो लाखों में चली जाती हैं। उस पर सबसे ज्यादा भारतीय विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा शोध रिसर्च होने वाले में वंचित समुदाय के लेखक ज्यादा हैं। आप उठाकर देख लीजिए, आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ये। वंचित समाज के लेखक, वो जो रॉयल्टी होती है, उसका जो अधिकार शुल्क होता है, वहां से तो वंचित होते हैं। जबकि देखिए, वो तो अब ये देखिए, वो धीरे धीरे करके आएगा। जो हजारों साल की जो एक तरह का वर्चस्व है संस्थानों पर, तो उसमें भी जो वर्चस्व है, उसमें वर्चस्व वाले तबकों से भी लोग संवेदनशील होकर बराबरी की मांग करने लगे हैं और इस आंदोलन को साथ में लेकर आना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो हैं इसी तरीके से होते हैं, उनको आरोप लगा दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं और वो चाहते हैं कि समाज बेहतर बने। तो ये तो जातिवाद तो एक मानसिक बीमारी है ना, जो इस बीमारी से, और दलित साहित्य, वंचित तबके का साहित्य तो इस बीमारी का इलाज कर रहा है। पता है आपको, ये समाज बीमार समाज है। तो बीमार समाज का इलाज, किसी बीमारी का इलाज तो ऐसे चुटकी से नहीं होता है, टाइम लगता है। और क्रिटिक्स हो सकता है या द्वंद्व हो सकता है, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं जी कि देश में एक बहुजन संकल्पना भी चल पड़ी है जी, और आप उस दौर में एक दलित लिटरेचर फेस्टिवल करके एक संकल्पना भी लाए हैं। जो बहुजन संकल्पना से आते हैं वो ये कहते हैं कि दलित साहित्य हम नहीं पढ़ते ताकि हम बहुजन हो चुके हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं द्वंद्व, ये शायद महाराष्ट्र में भी खड़ा हुआ था, मराठी भाषा के अंदर ये होता है। तो ये द्वंद्व आप हिंदी साहित्य या अलग अलग भाषाओं का जो साहित्य है उसमें उभरता हुआ देख रहे हो, या समझो ये संकट अगर आता है तो इससे निजात पाना कैसे संभव? जब हम लोग दलित लिटरेचर फेस्टिवल नाम रख रहे थे ना, तो इसमें हमारे सामने भी ये थी, ये कई दिनों तक ये बहस चलती रही कि इसको बहुजन जो है लिटरेचर फेस्टिवल कर लेते हैं या कुछ और नाम कर लेते हैं, अम्बेडकरवादी लिटरेचर फेस्टिवल कर लेते हैं, जो महाराष्ट्र से दलित साहित्य के समानांतर अम्बेडकरवादी साहित्य की अवधारणा उत्तर भारत में भी आई थी।
तो मुझे लगता है कि आप जो है जो जब दलित साहित्य एक स्थापित जो है शब्द है और लंबे समय से संघर्ष करते हुए स्थापित हुआ है और अन्याय अन्याय के खिलाफ है, असमानता के खिलाफ है, किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ है। तो ये शब्द जो है एक फोर्स के रूप में, एक ताकत के रूप में निकल कर आया और स्थापित हुआ। तो आप शब्द से मुक्ति चाहते हैं या अन्याय, जातिवाद, असमानता इन सब से मुक्ति चाहती हैं? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमने शुरू में मैं आपको बताया था कि नॉन पॉलिटिकल जो है ना ये संगठन है। तो जब एक अलग राजनीतिक पार्टी है उस नाम से और वो इसका इस्तेमाल कर रही है तो फिर आप जो है कैसे इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत आपको कह दिया जाएगा कि अच्छा ये उसका अनुषांगिक संगठन है। दूसरी समस्या हमारे सामने ये थी। तीसरी समस्या मेरा मेरा अभी ये अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे संगठन की भी अंडरस्टैंडिंग है, कि कोई शब्द जो है जिस शब्द के माध्यम से आपके साथ भेदभाव हुआ हो, आप वही शब्द अगर आपकी ताकत बन जाए तो कितना मजा आ जाए। तो जो दलित शब्द है आज इतनी ताकत बन गई है, एक इंटरनेशनल लेवल पे आप टाइप करो दलित तो निकलकर जो है लाखों चीजें आपके सामने आती है। आप उसको अपदस्थ क्यों करना चाहते हैं? आप उसको रिप्लेस क्यों करना चाहते हैं? आपको समाज बेहतर बनाना है तो एक शब्द उस समाज बेहतर बनाने में एक ताकत के रूप में आपके साथ बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर एक परंपरा के रूप में आपके पास में है, जो आपको जोड़ता है एक दूसरे से। आप नए शब्द को क्यों? मेरा सवाल है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि नया शब्द क्यों चाहिए आपको, जब आपकी परंपरा में संघर्ष से निकलकर एक शब्द, कोई शब्द जो होता है वो संघर्ष से निकलकर तब कर मजबूत बनकर लोगों के जो इच्छाएं हैं, लोगों की चाहत है वो बनकर आता है। आप अपने को अलग दिखने के लिए नया शब्द क्यों करना चाहते हैं? किस लिए? सर अभी लगभग 3 फेस्टिवल तो हो चुके हैं, तो ये जी। 3 फेस्टिवल्स में आपका एक अनुभव ऐसा क्या रहा कि जो आपको दर्शकों को बताना चाहिए ऐसा लग रहा हो? तो क्या एक अलग से अनुभव आपके क्या है? अलग से वैसा कुछ नहीं, लेकिन करते हुए बस यही समझ में आया कि लोग विकल्प की तलाश में रहते हैं और अगर आप विकल्प बनकर लोगों के साथ जुड़ते हैं और ईमानदारी से जुड़ते हैं और वो अगर आप पे भरोसा कायम करते हैं, भरोसा, जनता का भरोसा कायम करना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बार जो है आपके अपने समुदाय के लोगों का भरोसा अगर आप जीत लेते हैं तो इस तरह के वैकल्पिक आंदोलन, ये एक आंदोलन है, एक तरह के वैकल्पिक आंदोलन को आप चला सकते हैं। तो ये हमारी समझ थी शुरू में, जो हमें लगता था कि बिना पैसे के आप इसको कैसे करेंगे। तो जनता, आम लोगों का सहयोग जो है हमें मिला। हम एक बॉक्स रखते हैं वहां पे सहयोग राशि, उस बॉक्स में लोग जो है पैसे डालते हैं, आते हैं। हम उनको एक सिर्फ ये कहते हैं कि कूपन लेना होगा। तो वैसी कोई अराजकता नहीं होती, बहुत अनुशासित तरीके से लोग शामिल होते हैं, खाना खाते हैं, शामिल होते हैं, बोलते हैं। कोई ऐसी नारेबाजी नहीं करते हैं कि जिससे कि समाज का माहौल खराब हो। हमने देखा है कि इस तरह के पैगाम जो है ना, जब आप जनता के बीच ईमानदारी से लेकर जाते हैं तो वो आते हैं। जैसे इस बार जो हमने किया कि दलित साहित्य से वैश्विक शांति संभव है, विश्व शांति संभव है। आप शांति का माहौल कायम करना चाहते हैं, विरोध नहीं है, विद्रोह नहीं है, तो क्यों नहीं आपके साथ लोग जुड़ेंगे? आप लोगों को भड़काते नहीं है ना कि ऐसा कीजिए समाज ऐसे बदलेगा। हम तो कहते हैं आइए साथ मिलकर चलते हैं, एक बेहतर समाज बनाते हैं और बेहतर समाज बनेगा बुद्ध की करुणा, बुद्ध की शांति और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो संविधान में पूरी आस्था रखते हुए ही इस समाज को हम बेहतर बना सकते हैं। समाज से इतर हम कोई अलग तरह की अवधारणा या संकल्पना लेकर नहीं चलना चाहते हैं। तो ये हमारा अनुभव है और हम अपने इस महोत्सव में दलित साहित्य महोत्सव, दलित लिटरेचर फेस्टिवल का भी झंडा लगाते हैं और हमारा तिरंगा झंडा भी लगाते हैं, साथ साथ होता है। हम बाबा साहब के संविधान की जो शुरुआती पेज में ही उपदेशिका है, हम उस उपदेशिका का पाठ करते हैं और उपदेशिका के पाठ के साथ ही हम जो है दलित साहित्य, दलित लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत करते हैं। तो ये इस तरह की संकल्पना लेकर चलते हैं। ये जो फेस्टिवल रहेगा, चौथा जो फेस्टिवल है अभी तो दिल्ली में बनने जा रहा है, तो उसकी रूपरेखा 2 दिन की कैसे एक संक्षिप्त में दर्शकों के लिए बताना थोड़ा सा वाजिब रहेगा? हाँ, संकल्पना यही रहती है कि जैसे हम कोशिश ये करते हैं कि जो वंचित समुदाय के, हमारे अपने वंचित समुदाय के लेखक हैं, समाज सुधारक हैं,
हाँ, और लोगों के बीच काम करने वाले हैं, दार्शनिक हैं, या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले हैं, या कलाकार हैं कोई, हम उनको बुलाते हैं। जैसे पहले दलित लिटरेचर फेस्टिवल में हमने मेधा पाटेकर को बुलाया था, जो प्रख्यात समाज सेविका हैं और आदिवासी समुदाय के बीच में काम करती हैं। साथ में लक्ष्मण गायकवाड़ भी थे उद्घाटन सत्र में। और कन्नड़ नहीं, हैदराबाद से बंजारा समुदाय, जो घुमंतु बंजारा समुदाय है, उसके कलाकार आए थे और उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। ऐसे ही अगले वाले में जो है इसी तरीके से लोग आते गए। और पिछले वाले में हमने ग्रेस बानू को बुलाया था, जो दलित हैं और ट्रांसजेंडर हैं और शायद बेंगलोर में हैं, तो वो थी। और मेला उठाने वाली महिलाएं, जो मेला उठाने का काम करती हैं, वो सीवर वर्कर्स के रूप में हैं, तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो पढ़ा लिखा समुदाय है सिर्फ वही होगा वहां पे। हमारे मंच पे वो भी है जो सीवर वर्कर्स का काम करती है, वो अपने अनुभव बताती है कि कैसे उनका संघर्ष है। तो दोनों तरीके से हम प्रेरणा लेते हैं, यहाँ से जो है चिंतक से भी और काम करने वाली में। इस बार का जो हमारा है वो भी इसी तरीके का अलग अलग तरीके से है। उसमें पूरे देश से अलग अलग लोग आएंगे और उसमें शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र होगा, उद्घाटन सत्र में बहुत सारे लोग हैं वो रहेंगे। उसके बाद एक नाटक होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। अलग अलग देश से, राजस्थान से एक कबीर गायन मंडली है, एक नाटक मंडली है, उत्तर प्रदेश से आएगी, लखनऊ से एक नाटक करने वाली, और भोपाल से पिछली बार जो ध्रुपद गायिका हैं वो बहुत मशहूर हैं, वो आई थी वहां से अपनी टीम के साथ। तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं। हम किसी को पैसा नहीं देते हैं, मानदेय नहीं देते हैं, अपने खर्चे से आते हैं लोग, उनको ठहरने की व्यवस्था करते हैं। तो इसी तरीके से ये चलेगा। बाकी डिटेल्स जो है जब आप आएंगे, या हम जो है आपके दर्शकों को जो है गूगल पर दे देंगे, वो वहां से देख सकते हैं। पर ये एक आह्वान है कि ये दुनिया को बेहतर बनाने का, समाज में शांति का मूल्य स्थापित करने का, और वंचित समुदाय के साहित्य के माध्यम से चारों ओर ऐसा शांति फैले, हम उसी प्रक्रिया में लगे हैं। और ये दलित लिटरेचर फेस्टिवल आपसे उम्मीद करता है कि आप आए, आकर सहयोग करें और देखें और हमारा उत्साह बढ़ाएं कि समाज को बेहतर बनाने का आंदोलन ऐसे ही चलता है, शांति के रास्ते चलते और ऐसे ही चलाया जाता है। लेकिन एक आखिर में जाते जाते एक सवाल एक आखिर में पूछना चाहता हूं, जिसका जिक्र आपने भी किया। दलित लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये गैर राजनीतिक आंदोलन है एक तरह से, लेकिन जहां तक साहित्य का संबंध होता है तो साहित्य को लेकर देशों में, यानी दुनिया भर में जो क्रांति हुई, समाज क्रांति हुई, वो साहित्य को लेकर भी रही है। तो कहीं ना कहीं लेखक या विचारक जो भी होते हैं उनका कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विचार भी होता है। तो इस तरह से दलित लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने वाले लेखकों का या इस संगठन का कोई राजनीतिक विचारधारा भी हो सकती है। हाँ, मेरा मानना ये है कि देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा असहमत होता हूं। दुनिया में किसी भी साहित्य ने क्रांति नहीं की। साहित्य क्रांति नहीं करता। साहित्य जो है मनुष्य बनाता है और मनुष्य को संवेदनशील बनाता है, एक जागरूकता पैदा करता है। तो इसलिए ये वंचित समुदाय का साहित्य, साहित्य को मनुष्य बनाने का है, मनुष्य को जो है संवेदनशील बनाने का है, और अपने अधिकारों के लिए मनुष्य को जागरूक बनाने का है, एक चीज। दूसरी चीज जो मैं कहता हूं कि गैर राजनीतिक है, ये नॉन पॉलिटिकल है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। किसी भी, कोई भी राजनीतिक पार्टी के साथ में हम जुड़ाव नहीं करते। इसीलिए हमने बहुत शुरू में ही पहले दलित लिटरेचर फेस्टिवल में ही ये तय कर लिया था कि इसको हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए किसी प्रतिनिधि को मंच में जो है शेयर करने के लिए नहीं कहेंगे, और हमसे कहेंगे कि आप जो है दर्शक के रूप में आकर बैठिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। और जहां तक ये है कि हम, बहुत सीधी सी बात है कि राजनीति जो हम कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब नहीं है कि हम जो है पॉलिटिकल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में हमारा पूरा भरोसा है, संविधान में हमारा पूरा भरोसा है, बुद्ध की शांति में हमारा पूरा भरोसा है, और ये भरोसा है, यही राजनीति है। यही राजनीति है और यही मनुष्य बनाएगी। बुद्ध के आंदोलन ने मनुष्य बनाने का आंदोलन किया, उनके उपदेश। बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा आंदोलन जो है मनुष्य मनुष्य के बीच भेद ना हो, वही तो है। और दलित साहित्य का और वंचित समुदाय के साहित्य का भी तो यही उपदेश है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद ना हो। अनटचेबिलिटी क्यों? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए अछूत क्यों? और यही विचारधारा है और यही राजनीतिक विचारधारा आप इसको कह सकते हैं।
बहुत अलग जाकर नहीं। ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है और इस पे हम पूरी आस्था रखते हुए हम ये कहते हैं कि हाँ, हमारी राजनीति ये है, जो संविधान की राजनीति है, वही हमारी राजनीति है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति है, वही हमारी राजनीति है। हम अलग कहाँ हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। चौथे फेस्टिवल में आपको कितनी संख्या अपेक्षित है कि इस फेस्टिवल में लोग शामिल होंगे? हाँ, मानना ये है कि शुरुआत के अंदर जो 3 साढ़े 3 हजार थे, फिर वो बढ़ते गए तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस समय कोरोना का भी एक था तो लोग डर के मारे नहीं निकले थे। उम्मीद करते हैं कि 8 से 10 हजार लोग तो आएंगे, आने चाहिए और इस बार हमारे लिए उत्साहवर्धन ये भी है कि विदेशों से भी हमारे लिए शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जब प्रचार करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, तो वहां से भी शुभकामनाएं संदेश हैं। आ नहीं पाएंगे लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इसमें आपके साथ एक सॉलिडेरिटी, एक समर्थन के रूप में आपके साथ में हैं और मुझे ये अच्छा लगा। मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे कि ये ऐसे ही जो है विश्व शांति संभव है इसी तरीके से होगी कि जो मनुष्य हैं और मनुष्यता में भरोसा करते हैं वो एक दूसरे से ऐसे ही जुड़ जाते हैं जैसे आप और हम जुड़ गए। आपका भी स्वागत है, उम्मीद करते हैं आप भी आइए इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और प्रोफेसर सूरज बड़त्या जो कि दलित लिटरेचर फेस्टिवल के संकल्पना उन्हीं की है, वो उसके संस्थापक भी है और चौथे लिटरेचर फेस्टिवल अभी 28 फरवरी को दिल्ली में हो रही है। 1 मार्च 2 दिन के लिए। उम्मीद उन्होंने तो बहुत बड़ी रखी कि 8 से 10 हजार लोग अभी आना, हालांकि इससे पहले के सम्मेलनों में 4 से 5 हजार की तादाद में संख्या रही है, तो निश्चित तौर पे इस बार बढ़ेगी और इस सम्मेलन को, इस लिटरेचर फेस्टिवल को शुभकामना के साथ आपने जो अपने विचार अपने दर्शकों के सामने रखे, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। नमस्कार।